हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने यूनिटी की रेंडरिंग पाइपलाइन का एक बेसिक ओवरव्यू देखा था और हमने देखा था कि ये दोनों प्रोसेसर्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता। हमने ये देखा था कि वर्टेक्स शेडर पर वर्टेक्स कैलकुलेशन कर रहा होता, मीनिंग फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट में 100 वर्टिसेस हैं तो वर्टेक्स शेडर 100 टाइम रन होगा। इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग लाइक फॉर ईच लूप और फॉर लूप इन प्रोग्रामिंग। और फ्रैगमेंट शेडर हर फ्रैगमेंट पे अलग अलग रन होता। एक ऑब्जेक्ट एक स्क्रीन पे जितने पिक्सल ऑक्यूपाई करता, फ्रैगमेंट शेडर उन तमाम पिक्सल के लिए रन होता। हमने ये भी देखा था कि एक फ्रैगमेंट और एक पिक्सल में बेसिक डिफरेंस क्या होता। इन दोनों शेडर्स के अलावा जो कि वर्टेक्स शेडर और फ्रैगमेंट शेडर, इनके अलावा एक कंप्लीट शेडर को उसकी फंक्शनैलिटी की बेस पे 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता, जिनमें वर्टेक्स शेडर, फ्रैगमेंट शेडर ये हमने देख लिए हैं। और इसके अलावा 3 तरह के और शेडर्स हैं, जैसे टेसलेशन शेडर, ज्योमेट्री शेडर और कंप्यूट शेडर्स। ये एक्स्ट्रा 3 शेडर्स इंतहाई एडवांस लेवल के इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल टेसलेशन शेडर जो यूज़ होता वो हाई लेवल पीसी गेम्स और कंसोल गेम के लिए इस्तेमाल होता, जिसमें एक ऑब्जेक्ट रियल टाइम टेसलेट हो रहा होता, सब डिवाइड हो रहा होता। कंप्यूट शेडर एक स्पेसिफिक और स्पेशल किस्म के शेडर्स होते हैं जिनमें हम कुछ एडवांस इफेक्ट्स जिस तरह के CPU पे होने वाले हैवियर टास्क जैसे फिज़िक्स वगैरह, वो हम GPU की पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए GPU पे रन करते हैं, ताकि हमारा एक हैवियर जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे GPU कंट्रोल कर ले। लेकिन हमारा मोस्टली जो कंसर्न है वो वर्टेक्स शेडर और फ्रैगमेंट शेडर के साथ है। 80% ऑफ द शेडर इफेक्ट्स इन्हीं 2 शेडर्स को यूज़ करते हुए अचीव किए जाते हैं। ओके, नाउ एक CPU जब एक GPU को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रेंडर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता तो एज इनपुट्स कौन सी चीज़ें साथ भेजता। CPU इस तमाम इन्फॉर्मेशन को एक पैकेट की सूरत में GPU को भेजता। ऑफ कोर्स इसमें जो मेन बेसिक चीज़ है वो है द मैश इटसेल्फ। अब मैश में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इस इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे वर्टिसेस पोजीशन, नॉर्मल्स, वर्टेक्स कलर और UV कोऑर्डिनेट्स। ये बाकी चीज़ें फिर भी ऑप्शनल हैं, लेकिन जो वर्टेक्स पोजीशन है ये एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ स्क्रीन पे जस्ट शो करने के लिए विदाउट एनी शेडिंग, विदाउट एनी कलर, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि शेडर को बेसिक लेवल पे चाहिए होती है। उसके बाद आते हैं नॉर्मल्स। नॉर्मल्स एक GPU को ये बताते हैं कि एक मैश की या एक फेस की कौन सी जो साइड है वो आउटसाइड है और कौन सी साइड इनसाइड है। इसके अलावा नॉर्मल्स एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं जिनमें लाइटिंग आती है। एक ऑब्जेक्ट पे सीन में मौजूद लाइटिंग कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम ये चीज़ें लाइटिंग वाले लेसन में देखेंगे। इसके बाद आते हैं वर्टेक्स कलर। वर्टेक्स कलर भी एडवांस शेडर्स के लिए यूज़ होते हैं, जिन्हें हम बाद में देखेंगे। इनके बाद आते हैं UV कोऑर्डिनेट्स। अब UV कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक चीज़ का नाम है UV मैपिंग। UV मैपिंग 3D आर्टिस्ट के लिए एक इंतहाई बेसिक लेवल की चीज़ है। एक 3D आर्टिस्ट को अपने कैरियर के बिल्कुल स्टार्ट में ही UV मैपिंग का पता चल जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली एक 3D आर्टिस्ट एक मॉडल क्रिएट करने के बाद UV अनरैपिंग के प्रोसेस में एक फ्लैटेंड 2 डायमेंशनल वर्जन क्रिएट करता, जिसमें एक मॉडल के तमाम वर्टिसेस को 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड UV अनरैपिंग। UV कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए एक कोऑर्डिनेट स्पेस या कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक 3D प्रोग्राम है जिसमें ये पूरी वर्ड स्पेस कहलाती है और ये वर्ड ओरिजिन है। ये वर्ड एग्जैक्टली यूनिटी की तरह की है। अब फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि इन वर्टिसेस की पोजीशंस क्या हैं, तो हम इनकी पोजीशन शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड वर्ड स्पेस पोजीशंस, जो कि इस पूरी वर्ड के हिसाब से इसकी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल दिस वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, इसकी वैल्यू जो है वो 0 0 0 है। ये 1 पे पड़ा तो इसकी वैल्यू 0 0 1 में है, जो कि Z डायरेक्शन में 1। अब फॉर एग्जांपल हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो इसकी जो वर्ड स्पेस पोजीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। अब ये वाला जो 0 0 0 पे था वो 0.51 पे पहुंच चुका और जो 1 पे था वो 1.51 पे पहुंच चुका। इसी तरह ये सारे वर्टेक्स की पोजीशन चेंज हुई है, मीनिंग इन तमाम वर्टेक्सेस की पोजीशंस इस वर्ड के हिसाब से चेंज हो रही हैं। दीज आर कॉल्ड वर्ड स्पेस पोजीशंस, जो कि इस वर्ड के हिसाब से, इस वर्ड के ओरिजिन के हिसाब से ये पोजीशंस डिफाइन होती हैं। अब अगर हम इन्हें रोटेट भी करते हैं तो उनकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। अब एक और तरह की पोजीशन देखते हैं। अब जो ये ऑरेंज वाली पोजीशंस हैं ये ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस कहलाती हैं। ये इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है। ये इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन के हिसाब से या पिवट के हिसाब से ये पोजीशंस हैं। ये वाली पोजीशंस तब चेंज होंगी जब ये वाले वर्टिसेस इस ओरिजिन के हिसाब से चेंज होंगे, अपनी लोकेशन चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। अब हम अगर इसे रोटेट करने की भी कोशिश करते हैं तो ये पोजीशंस चेंज नहीं होंगी। ये पोजीशंस तभी चेंज होंगी जब हम एक वर्टेक्स को इस पिवट के हिसाब से चेंज करेंगे। हमने ये देखा कि ये जो वाइट वाली पोजीशंस हैं ये वर्ड ओरिजिन के हिसाब से हैं, विद रिस्पेक्ट टू वर्ड ओरिजिन, और ये जो ऑरेंज में पोजीशंस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिजिन है।
सो ये पोजीशंस वर्ड स्पेस पोजीशंस कहलाती हैं या वर्ड स्पेस कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, और ये जो ऑरेंज में है ये ऑब्जेक्ट स्पेस कोऑर्डिनेट्स या ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस कहलाती हैं। एक तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, उसे कहते हैं यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो ब्लू में पोजीशंस नजर आ रही हैं दीज आर कॉल्ड यूवी कोऑर्डिनेट्स। इनको हम और अच्छे तरीके से यूवी एडिटर में देख सकते हैं। ये है एक जनरल यूवी एडिटर जो कि हर 3D सॉफ्टवेयर में होता। ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, मीनिंग इसकी सिर्फ x और y वैल्यूज़ होती हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वर्टेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि इसका ओरिजिन है तो उसकी यूवी वैल्यू होगी 0 0। अगर कोई वर्टेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ तो उसकी वैल्यू होगी 1 1। इसी तरह अगर कोई वर्टेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ तो उसकी वैल्यू होगी 0 1 और यहाँ पे 1 0। दरमियान में अगर कोई वर्टेक्स पड़ा होता तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होगी। जहाँ पे वर्ड स्पेस कोऑर्डिनेट्स और ऑब्जेक्ट स्पेस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वहाँ पे यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूवीज की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 होती है। यूवी कोऑर्डिनेट्स की इन पोजीशन को हमें जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि इस यूवी एडिटर में 1 to 1 रिलेशनशिप होता एक टेक्सचर के साथ। मीनिंग अगर कोई एक मैश का एक पार्ट कुछ वर्टिसेस यहाँ पे पड़े हैं तो शेडर टेक्सचर के एग्जैक्टली इसी एरिया से पिक्सेल्स उठा के मैश के ऊपर मैप कर देगा, और अगर यहाँ पे कोई मैश पार्ट पड़ा तो उसकी वैल्यू इधर से उठाएगा। अब आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि जब CPU GPU को इन्फॉर्मेशन सेंड करता इन द फॉर्म ऑफ पैकेट दैट वी टॉक्ड अबाउट, तो वर्टिसेस पोजीशन में वो इन पोजीशंस की बात कर रहा होता, और जब यूवी कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही होती है तो वो इन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा होता। अब जब ये इन्फॉर्मेशन GPU के पास पहुंच जाती है तो GPU इन तमाम इन्फॉर्मेशन को इस तरह यूज़ करता है कि ऑब्जेक्ट स्पेस पोजीशंस जो हैं इनको यूज़ करते हुए वो एक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे शो करता, और जो यूवी कोऑर्डिनेट्स हैं या यूवी पोजीशंस हैं उनको यूज़ करते हुए एक टेक्सचर को एक ऑब्जेक्ट पे किस तरह मैप करना वो ये डिसाइड करता।